स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक है वह है नेहरू रिपोर्ट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या समझने के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्यों समझिएगा उसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जैसे आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, इंडियन पॉलिटी, उसमें जो मूल अधिकार भी पढ़ते होंगे, उसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यहाँ से तैयार होती है। जैसे हमारा संविधान बना तो ऐसा नहीं था कि अचानक बन गया। उसके पीछे धीरे 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 कार्य बहुत पहले से हो रहा था। उसमें एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया गया है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। फिर देखेंगे कि इस नेहरू रिपोर्ट में जो प्रमुख इनकी रिकमेंडेशंस थी, इनके प्रमुख जो बिंदुएं थी वो क्या थी। फिर इसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि हम लोग तो क्या करेंगे, सारे इतिहास करके गए हैं, इतिहासकार जितने भी हैं उन्होंने किया हुआ है, हमें बस उसको पढ़ना है। तो देखिए चालू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट ये बात है, साइमन कमीशन जब गठन हुआ उस समय की। उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड, ठीक, भारत सचिव थे। भारत सचिव क्या होता था? भारत के मामलों को देखने के लिए एक अधिकारी होता था जो कि ब्रिटेन में बैठता था, वहां की संसद में बैठता था। वो उससे जैसे होता है ना कि भाई अभी देखिए भारत में क्या व्यवस्था है, कहा जाता है ना कि अलग अलग मंत्रालय हैं। अलग अलग मंत्रालय से जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो रिपोर्ट लेते हैं ना कि भाई वन मंत्री वो बताएं क्या हाल चाल है, गृह मंत्री बताएं कि भाई उनके जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बताएं, हेल्थ मिनिस्टर बताएं, रेल मिनिस्टर बताएं। इस तरह से ब्रिटेन के अलग अलग बहुत सारे उपनिवेश होते थे। वहां पर उन उपनिवेशों के लिए उन लोगों ने अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। वह तय करते थे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। ब्रिटेन में वहां के बारे में ये लोग बताते थे, जिसको कहा जाता था भारत सचिव। भारत सचिव, ठीक, लॉर्ड बर्किनहेड थे। साइमन कमीशन का जब गठन हुआ था तो यही थे। और साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था? कहा गया था कि यह देखेगा कि कितने संवैधानिक अधिकार भारतीयों को दिए जाए, क्या भारतीय अभी कितने संवैधानिक हक पाने के लिए तैयार हुए हैं, उनको दिया गया था। क्योंकि उसमें सारे जो थे ये श्वेत ही थे, कोई अश्वेत नहीं था, मतलब कोई भारतीय नहीं था। इसका बड़ा खिलाफत हुआ, बड़ा विरोध हुआ कि आप हमें हमारे लिए कानून बनाएंगे और हम ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीयों ने विरोध किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। उसी समय लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि एक काम करो, आप लोग जो भारतीयों की नेता लोगों को, आप लोग जो भारतीयों की हिमाकत कर रहे हो, आप लोग कोई एक ऐसा संविधान बना दो जिस पर सारे भारतवासी एग्री हो जाए। सोचिए क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ के बारे में उसको, यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता है कि लोग किस तरह से भाषाई आधार पर बटे हुए हैं, लोग किस तरह से धार्मिक आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्रीय आधार पर बटे हुए हैं, नस्लीय आधार पर बटे हुए हैं। तो यह बात उनको पता थी, अंग्रेजों को। अब उनको ये लगता था कि हम यदि कहेंगे कोई एक संविधान बनाओ तो वह पूरे भारत पर लागू नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा संविधान बना ही नहीं पाएगा जिस पर सभी लोगों की सहमति हो। उन्होंने तो ऐसा सोचा और कहा कि क्या तुम लोग बना सकते हो? अब इंडियंस ने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं। मोतीलाल नेहरू, सप्रू जी थे, तेज बहादुर सप्रू, बहुत सारे लोगों ने एकदम कहा कि नहीं ठीक है, हम तैयार करेंगे ऐसा संविधान, क्योंकि हमें पता है हमारे भारतीयों को क्या चाहिए। हमें सबको मिलाकर लेकर चलना है, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे मुस्लिम हितों की बात की जाए, चाहे उदारवादियों की बात की जाए, सबको कैसे लेकर चलना है हम भारतीयों से बेहतर कौन जानेगा। और देखिए एक बात और भी है, यह सब सारी चीजें चलिए ठीक है, स्वतंत्रता के पहले की बातें हैं। आज भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं किसी भी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, रेजिम हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, उसकी रेजिम हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं हमें पसंद ना पसंद आए, वो बातें अलग है। लेकिन फिर भी भारत में इतनी भौगोलिक स्तर पर इतनी विविधता है, भारत में भौगोलिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी भारत किसी भी मुद्दे पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि भारत एक खड़ा होता है। और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही भारत की ताकत है। बात चालू हुई, नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू जी जो जवाहरलाल नेहरू जी के हैं, जी थे प्रथम प्रधानमंत्री, इनके पिताजी, उन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, इससे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। अब आए
तो 1928 की बात है, कब की बात है ये? 1928 की बात है। आए, मीटिंग हुई, 10 लोगों की, एक 10 सदस्यीय एक टीम बनी। कितनी? 10 सदस्यीय टीम। इसमें अलग अलग, जैसे तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद से सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग थे। एम एस ओ जयकर जी थे, एम एस अरे जी थे, बहुत सारे लोग थे। इसमें 10 लोग थे। अब इनमें हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। उनको प्रारूप बनाना था, उनको ड्राफ्ट करना था। जैसे अभी हम लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना पॉलिटी में, कि प्रारूप कमेटी के हेड कौन थे? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें प्रारूप कमेटी थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे? तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं हम लोग। ठीक ऐसे ही उस समय, चूंकि इन लोग को संविधान बनाने के लिए कहा गया था भारतीयों के लिए, ऐसा संविधान जो सभी भारतीय मान जाए, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू। अब ये लोग बैठकर बातचीत करने लगे, तैयार करने लगे मसौदा, कि क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए, क्या मांगे रखी जाए, किस तरीके से अंग्रेजों से मांग की जाए। अब इन्होंने कहा, अब देखिए इन्होंने बनाना चालू किया तो उसके प्रमुख बिंदु क्या थे? कहा गया पहला ही, भारत को औपनिवेशिक दर्जा मिले। अब जरा इसको समझ लीजिए, औपनिवेशिक दर्जा मतलब डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। इसको ऐसे लिखता हूं, भारत को क्या मिले? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। डोमिनियन स्टेटस, स्टेटस का दर्जा मिले। डोमिनियन स्टेटस अब क्या है, जरा यह समझिए। डोमिनियन स्टेटस, ये कैसा स्टेटस है भाई? ये क्या है? इसको डोमिनियन स्टेट्स भी बोलते हैं। तो कैसा मिले? तो अब जरा इसे समझिए। इन लोग की का कहना यह था कि हम, एक तरह से कहा जाए कि इस पूरे भारत के मुखिया रहेंगे आप ही। आप मतलब कौन? ब्रिटेन के राजा रानी। मुखिया रहेंगे आप ही, सिंबॉलिक तौर पर, सांकेतिक तौर पर। लेकिन यहाँ का जो भी कार्यभार है वो यह भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कार्य करना है, यहाँ पर कौन रहेगा? भारतीय। आपसे सिग्नेचर वगैरह ले लिया जाएगा, आप हमें खुली छूट दें, हम मान लेंगे कि आप हमारे ऊपर हैं, हम आपके अंडर में ही रहकर सरकार चलाएंगे, आप यह मानकर चलिए। लेकिन हमें ये फ्रीडम मिले कि हम यहाँ पर किस तरीके से सरकार चलाएंगे, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनकी मांग ये थी, डोमिनियन स्टेटस। अब देखिए, अब यहीं पर थोड़ा लफड़ा चालू हो गया। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, उनको हम चर्चा करेंगे, कुछ जो प्रमुख हैं उनको चर्चा करेंगे। क्या होने लगा? इस डोमिनियन स्टेटस जब ये पूरा बनकर तैयार हुआ, तब इसी बात पे फंसने लगा पेच। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि डोमिनियन स्टेटस की बात ना की जाए, क्योंकि वो कौन होते हैं हमारे ऊपर बैठने वाले? हमारा देश है, हम इसके हेड होंगे, वो कौन है? तो पूर्ण स्वराज की बात की जाने लगी। मतलब हम चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, हमारा राज्य होगा, आप कौन होंगे? तो इस तरीके की बातें होने लगी। और समझिए कि ये मोतीलाल नेहरू जी के लड़के थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसमें महासचिव थे कांग्रेस के। वो भी अपने पिताजी की इस डोमिनियन स्टेटस वाले बात से सहमत नहीं थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट से मोतीलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस असहमत थे। तो ये बात सच है। सुभाष चंद्र बोस भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पूर्ण स्वराज बने। यहां पर उन लोगों ने इस बात को नकार दिया। और अगला अगला ये था, बाद में फिर जब देखेंगे, इसी में 1828 में एक तो मीटिंग हुई अगस्त में, दूसरा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो कलकत्ता में हुआ। 1828 के कलकत्ता अधिवेशन में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई, मतभेद हुआ। इन टीम में, मतलब जो 10 सदस्यीय टीम थी वो, उनमें आपस में भी
और जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे ऐसे वैचारिक स्तर पर जो उच्च लोग थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। हालांकि गांधी जी ने उसमें बीच बचाव किया था, आगे हम लोग देखेंगे। अगला अगला ये था कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव न हो। अब क्यों कहा था यह समझिए। क्योंकि 1909 में 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो, और इसको कहा जाता है कि सांप्रदायिक आधार पर इसने चुनाव को बांट दिया। क्या था, जरा इसको समझिए। ऐसा क्या था, सांप्रदायिक आधार पर क्यों बांटा? इसमें यह कहा गया कि मुस्लिम्स अपना जो नेता है, जैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वही चुनेगी मुस्लिम नेता को, मतलब उसका मुखिया, उस कम्युनिटी का मुखिया मुस्लिम ही होगा। अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए बात कह दी थी मार्ले मिंटो में। यहां पर कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव नहीं होगा। आधार पर चुनाव नहीं, तो फिर किस आधार पर हो? सर्वसम्मति के आधार पर, और सबका हो। मतलब उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो केवल मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर हिंदू भी खड़ा हो सकता है। ठीक ऐसे ही उल्टा, जहां पर मान लीजिए हिंदू मेजोरिटी है, वहां से मुस्लिम भी खड़ा हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हिंदू का नेता हिंदू ही हो, मुस्लिम का नेता मुस्लिम ही हो। भाई आपस में सब मिलजुल के ही तो रहते थे पहले, बाद में इनकी वजह से फूट पड़ गई। तो इन्होंने कहा सांप्रदायिक आधार पर चुनाव नहीं होगा। और ये किस आधार पर होगा? तो भाई ये सबको मिलाकर होगा, है ना, वयस्क मताधिकार के जैसे, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद से वयस्क मताधिकार की बात की गई। मूल अधिकारों की बात की गई। और समझिए 19 मूल अधिकार वहां पर मांगे गए थे, और उन मूल अधिकारों को ज्यादातर मूल अधिकार उठाकर सीधे सीधे अपने संविधान में ले लिया गया। मतलब जो हमारे संविधान में आज भी जो मूल अधिकार है, उसकी मांग तब नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, अचानक से नहीं बना। फंडामेंटल राइट हमने जो लिया है यूएसए से, उसमें बात ये भी है, बहुत सारी चीजें ये नेहरू रिपोर्ट से ली गई, फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम वहां से ली गई। तो संविधान एक दिन में नहीं बना, ये सब क्रमिक उसका विकास हुआ, ये भी था। और क्या कहा गया नेहरू रिपोर्ट में? और ये कहा गया कि प्रांत की और केंद्र की शक्तियों का निर्धारण हो। जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया केंद्र, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, एमपी हो गया, जितने भी, उत्तराखंड हो गया, ये सब अलग अलग राज्य हैं। इन दोनों में शक्तियों का बंटवारा हो, और शक्तियों के बंटवारे के साथ ही साथ और क्या हो, जो मुख्य शक्तियां हैं वो कहां केंद्रित रहे? वह केंद्रित रहे केंद्र में, मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर हो, जैसे अभी है। अभी भी केंद्र के पास ज्यादा पावर तो है ही, इसकी बात की गई थी। और क्या बात किया गया? और कहा गया कि मुस्लिमों का जो आरक्षण है, मुस्लिम का आरक्षण, वह ऐसे तय नहीं होगा कि भाई जहां पर बहुमत में मुस्लिम है वहां पर मुस्लिम का आरक्षण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां पर मुस्लिम अल्पमत में है, जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम है, उनको कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए। यह बात कही गई थी। किसमें? अब यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता। किसमें? उनको सीटों का, जैसे अगर वो चुनाव होता है तो मुस्लिम अगर वहां पे अल्पमत में है तो उनको कुछ सीटें दे दी जाए, यह बात हुई थी। और जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर यह बात नहीं लागू होगी। साथ ही साथ और क्या किया गया? इस बात पे बहुत सारी चीजें विरोध भी हुई। बाद में फिर मुस्लिम गुट की मांग आने लगी, फिर जिन्ना चूंकि इन सब बहुत सारी चीजों से असहमत थे, उन्होंने भी अपनी मांग रखी, 14 सूत्री मांग जिसको कहते हैं, जिन्ना की 14 सूत्री मांग। इसके अगेंस्ट में आया तो उन्होंने उसमें मांगा था कि बंबई और सिंध को अलग कर दिया जाए, हुआ भी, इन्होंने भी मान लिया ये सब बातें। तो इस तरह से उनकी बहुत सारी मांगे थी। और क्या था? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, ये भी था।
आधार पर प्रांतों का गठन का गठन प्रांतों का गठन एक और तरीके से हो। उन्होंने कहा कि जो देशी रियासतें हैं, जो राज्य हैं, वह तभी मिले जब वहां पर उत्तरदायी सरकार की बात हो जाए। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे पहले राजा महाराजा हैं, उनको किसी को जवाब नहीं देना था, क्योंकि वहां के उस एरिया के वही हेड थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उनको भी मिलाए हैं और हम उनको अपने भारत देश में तभी मिलाएंगे जब वहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, लोगों के लिए जवाबदेही उनकी हो, तय हो, तब जाकर हम उनको अधिकार देंगे। यह सब बातें हुई थी नेहरू रिपोर्ट, और भी बहुत सारी चीजें थी, मुख्य मुख्य बातें थी। अब इसकी समीक्षा की बात होती है कि इसमें क्या क्या चीजें थी। देखिए, जब ये नेहरू रिपोर्ट आया तो डोमिनियन स्टेटस की बात को लेकर मुद्दा जब छिड़ गया, कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1928 में। आया कब? 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और दिसंबर में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। उस दिसंबर में कहा गया कि ये सब इन लोगों ने सारी अपनी बातें रख दी, जितना इन लोगों ने अपना मसौदा तैयार किया था रख दिया कि भाई ये देखिए, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हुई और वहां पे सारी चीजें रख दी गई मानने के लिए। अब हुआ क्या? यहां पर जब मतभेद हुआ डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को लेके, फिर सांप्रदायिक आधार पर चुनाव के मुद्दे को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर असहमति हुई। गांधी जी ने बहुत बीच बचाव किया। गांधी जी ने बहुत बीच बचाव किया। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें मुस्लिम गुट की भी ऐसे ही मान ली गई। गांधी जी ने बीच बचाव किया, कहा कि अभी डोमिनियन स्टेटस की बात जो इन लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको यही रहने दो। अगर, और सरकार को चेतावनी दी कि आपको पूरा हम 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, यदि आपने हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, यदि आपने हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, तो हम फिर पूर्ण स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिर डोमिनियन स्टेटस वाली बात ही खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग कहेंगे कि आप यहां से हटो और यहां पर हमारा शासन होगा। तो जब समीक्षा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि उस समय भले ही अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, भले ही जिन्ना यहां से 14 सूत्री मांग को लेकर अपने अलग दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों ने एक तरह से नेहरू रिपोर्ट के द्वारा एक तरह से आगे के संविधान की पृष्ठभूमि तैयार, आधारशिला रख दी गई कि आगे का संविधान कैसा हुआ। हालांकि इसके और अलग अलग इसके रिजल्टेंट भी आए, जैसे सांप्रदायिक, जैसे किसी को अधिकार दे दिया जाए और बाद में छीन लिया जाए। यही हुआ मुस्लिम गुट के साथ। पहले मुस्लिम को ये था कि मुस्लिम ही मुस्लिम को चुनेंगे, और अब ये हो गया कि नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं, ये खत्म हो गई बात। इससे मुस्लिम नाराज भी हुए, जिससे सांप्रदायिकता भी फैली। तो कहीं ना कहीं समीक्षा में यही चीजें होती हैं कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को रखने पड़ते हैं। पॉजिटिव ये था कि हमारे लिए कोई बात तो किया, डोमिनेंट स्टेटस की तो बात की, और दूसरी बात, गवर्नमेंट को टाइमलाइन दे दिया। गवर्नमेंट को कहा कि 1 साल का समय देते हैं, यदि आप हमें डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा नहीं देते हैं तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। डोमिनेंट स्टेटस में जैसे आज भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्या है, ये भी पहले डोमिनियन थे। ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब 15 ऐसे थे जो डोमिनियन स्टेटस के जैसे ऐसे थे, उनके डोमिनियन स्टेटस वहां पे था। इवन आज भी आप ये देखिए, चूंकि कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर में आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ के राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। अभी भी जो इंग्लैंड के राजा हैं वही ऑस्ट्रेलिया के राजा हैं, वही न्यूजीलैंड के राजा हैं। मतलब इनसे एक उनका एक नुमाइंदा रहता है, बस वो साइन कर देता है, वो कोई रोक टोक नहीं करता। बाकी प्रधानमंत्री से लेकर सब कुछ खुद ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, खुद न्यूजीलैंड वाले करते हैं। लेकिन अभी भी वो राजा किसको मानते हैं? ब्रिटेन वाले को। ऐसे ही दर्जा मांग रहे थे भारतीय तब, तो भारतीयों को उन लोगों ने नहीं दिया, और नहीं दिया तो फिर भारतीय कहे कि ठीक है, अब ये नहीं दोगे तो हम पूरा लेंगे। जैसे होता है ना, कभी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है किसी रास्ते के विवाद को लेकर, या कहीं पर भी लोग कहते हैं थोड़ा सा दे दो हमें, अगला पक्ष तैयार नहीं होता, वो सोचता नहीं नहीं हम क्यों दे दें। बाद में पता चलता है कि कानूनी कार्रवाई होती है और उसका ज्यादा देना पड़ जाता है। यही बात भारतीयों के साथ भी हुआ। भारतीयों ने जब ये नहीं माने, फिर आगे हम लोग देखेंगे लाहौर अधिवेशन हुआ। इसी ने मार्ग प्रशस्त किया लाहौर अधिवेशन का। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने वहीं पर रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा वहां पर लहराया गया, और वहीं पर मांग किया गया पूर्ण स्वराज की। ठीक, तो यह फिर आगे हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट,
ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से चालू होता है, तो अगली क्लास में हम लोग वहां से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।